interesting concepts we will discuss in the next lecture, but today's lecture is the base for the next few lectures. तो आज का lecture is going to be very important for all of us. तो अगर आज का lecture आप लोग ध्यान से समझेंगे तभी बाकी सारी चीजें next 2-3 lectures में यही base है जो हमारा use होना है next few lectures में. ओके तो अगर हम स्टार्ट करें ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन से, सो यू कैन सी जो यहाँ पर हमें गिवन है, ट्रांजैक्शन इज अ यूनिट ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन that accesses and possibly updates the various data items. So generally all of us have heard this particular word which is transaction. So transaction जब भी हम ATM से मनी विड्रॉल कर रहे हैं तो लास्ट में एक स्लिप हमारे पास जब आउट होती है तो वहां पर हमें एक मैसेज मिलता है योर ट्रांजैक्शन इज कंप्लीटेड. तो अगर बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज में हम इस ट्रांजैक्शन वर्ड को समझें, सो इट्स सिंपली exchanging money or withdrawing money or transferring money from one account to another. But in the terms of DBMS, we can define transaction with some other terms definition also. So basically transaction को अगर और more precisely हम define करें, so it is simply set of operations which are used to perform any specific logical work. एंड ये लास्ट लाइन जो यहाँ पर आप लोगों को दिख रही है बड़ी इंपॉर्टेंट है, इट पॉसिबली अपडेट्स द वेरियस डेटा आइटम्स. सो डीबीएमएस के कॉन्टेक्स्ट में हम जब भी बात करेंगे ट्रांजैक्शन की तो उसका एक सिंपल सा मीनिंग है, ट्रांजैक्शन ऑलवेज रिप्रेजेंट्स चेंजेस इन द डेटाबेस. तो डेटाबेस में अगर हम कुछ भी अपडेशन कर रहे हैं, कुछ भी मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, कुछ भी चेंजेस कर रहे हैं, सो दैट इज सिंपली ट्रांजैक्शन. एक सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पर हमें गिवन भी है, इफ वी वांट टू ट्रांसफर $50 फ्रॉम अकाउंट A टू अकाउंट B, then these will be some of the steps that will be performed to transfer money from one account to another. So it is also a kind of transaction. And अभी मैंने बोला कि sequence of steps है या set of operations है, तो यहाँ पर आप बड़ी easily देख सकते हो कि अगर मुझे एक पर्सन A के अकाउंट से $50 ट्रांसफर करने हैं दूसरे पर्सन B के अकाउंट में, so what exactly we have to do? So first of all हमें डेटाबेस को रीड करना पड़ेगा. ए के अकाउंट में एक्चुअल में बैलेंस कितना है हमें पहले वो पता होना चाहिए. तो जब भी हम यहाँ पर लिख रहे हैं रीड, तो रीड का मतलब यही है कि बेसिकली हम एक्चुअल डेटाबेस में से इस अकाउंट में जो भी अमाउंट है, जो भी बैलेंस है, उसकी वैल्यू को हम रीड कर रहे हैं. उसके बाद हम सिंपली कुछ अर्थमेटिक ऑपरेशन यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं कि हमें ₹50 या $50 की अगर हम बात करें तो यहाँ से ए के अकाउंट में से वो डिडक्ट हो जाएंगे. और उसके बाद जो ये राइट है, तो ये दो इम्पॉर्टेंट हमारे ऑपरेशंस हैं डीबीएमएस में विद कॉन्टेक्स्ट टू ट्रांजैक्शन. सो रीड एंड राइट की हम बात करेंगे. अदर देन दिस यू कैन सी बड़े सारे अलग अलग स्टेप्स भी यहाँ परफॉर्म हो रहे हैं. बट जब भी हम ट्रांजैक्शन की बात करते हैं डीबीएमएस के कॉन्टेक्स्ट में, तब हम मेनली दो ही ऑपरेशंस को कंसिडर करते हैं. वन इज रीड ऑपरेशन एंड अनदर इज राइट ऑपरेशन. तो रीड का सिंपल सा मीनिंग है वी आर एक्सेसिंग द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस, वी आर रिट्रीविंग द डेटाबेस. And write का simple सा meaning है we are updating, we are modifying the value of the given data item. तो यहाँ पर दो अलग अलग पर्सन बोल सकते हैं, अकाउंट बोल सकते हैं A and B. तो if I want to transfer some amount from account A to account B, then सबसे पहले हमें रीड करना होगा अकाउंट A के ट्रांसफर बैलेंस को कि उसमें एक्चुअली बैलेंस है कितना. हो सकता है कि जितना अमाउंट हम ट्रांसफर करना चाहते हैं वो बैलेंस अवेलेबल ही ना हो उसके अकाउंट में. सो दैट इज व्हाई दिस इज द वेरी फर्स्ट ऑपरेशन, रीड ऑफ A. Then once we read the data from the database, then we can perform some of the arithmetic operations. And you all know अगर $50 हमें ट्रांसफर करना है तो A के अकाउंट से हमें वो माइनस करने होंगे और B के अकाउंट में हमें वो ऐड कर देने होंगे. और उसके बीच में भी कुछ इंटरेस्टिंग से ऑपरेशन है. तो राइट का मतलब क्या है, तो जब भी A के अकाउंट में से $50 डिडक्ट हो जाएंगे तो डेफिनेटली वहां पर बैलेंस अपडेट होने वाला है, वहां पर बैलेंस मॉडिफाई होने वाला है. तो अगर हम सिंपल सा कोई भी एग्जांपल लें कि $1000 हमारे पास A के अकाउंट में थे, तो अगर हम $50 वहां से माइनस कर देंगे तो वहां पर $950 रह जाएंगे. तो राइट करेंगे, हम बता रहे हैं कि वैल्यू अपडेट हो गई है, अब A के अकाउंट में $1000 नहीं है, वहां पर 950 है. तो राइट का मतलब मॉडिफिकेशन करना है, यानी कि हमने A की वैल्यू को चेंज किया है. उसके बाद फिर B में ट्रांसफर होने से पहले भी हमने
अब बी के अकाउंट को चेक किया कि बी के अकाउंट में ऑलरेडी कितने पैसे या कितने डॉलर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे। तो सपोज वहाँ पर 2000 है, तो जब हम वहाँ पर $50 ऐड कर देंगे तो वहाँ पर 2050 हो जाएगा। और फाइनली हमें उसको भी बाद में राइट करना पड़ेगा। राइट करने के बाद ही हम एक्चुअल में कह रहे हैं कि जो हमने चेंजेस हैं वो परफॉर्म कर दिए। तो इनिशियली अगर 1000 और $2000 थे ए एंड बी के अकाउंट में, देन ए के अकाउंट में यहाँ पर 950 रह जाएंगे जब हम इसको राइट ऑफ पे कर देंगे, यानी कि यहाँ पर एक्चुअली में हमने मॉडिफिकेशन की है। एंड सिमिलरली जैसे ही बी के अकाउंट में $50 आ गए तो यहाँ पर 2050 जो बैलेंस है वो अपडेट हो जाएगा। तो सिंपल सा मीनिंग, ट्रांजेक्शन को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डीबीएमएस। तो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस जो है वो रीड ऑपरेशन है और राइट ऑपरेशन है। तो रीड का मतलब एक्चुअल में डेटाबेस में जाकर, हार्ड डिस्क में जाकर, जहाँ पे हमारा ओरिजिनल डेटा एग्जिस्ट करता है, लाई करता है, वहां से उसको रीड करना, उसको एक्सेस करना। और राइट ऑपरेशन का मतलब है डेटा में मॉडिफिकेशन कर देना, डेटा में चेंजेस करना। और ये तो एक सिंपल सा एग्जांपल है मनी ट्रांसफर का। बहुत सारे रियल लाइफ एग्जांपल, इफ यू आर गोइंग टू विथड्रॉ मनी फ्रॉम योर एटीएम मशीन, देन डेफिनेटली कुछ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स परफॉर्म होते हैं। आप सबसे पहले अपना क्रेडिट या डेबिट कार्ड यूज करने वाले हो, उस कार्ड को इंसर्ट करोगे, देन लैंग्वेज सेलेक्ट करोगे, देन पिन कोड सेलेक्ट करोगे। तो ये जो सारे सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स हैं या सेट ऑफ ऑपरेशंस हैं जो हम परफॉर्म कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर टास्क को फिनिश करने के लिए या कंप्लीट करने के लिए, उस पर्टिकुलर ओवरऑल सिनेरियो को हम ट्रांजैक्शन बोलते हैं। एंड अदर देन दैट नेट बैंकिंग यूज होती है इफ यू आर गोइंग टू reserve your train tickets or flight tickets, if you are going to book your movie tickets। so सब जगह आप लास्ट में पेमेंट करते हैं। आपने कोई फॉर्म फिल किया है, आपने यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए कोई फॉर्म फिल किया है, तो आप पेमेंट कर रहे हैं। तो ईच एंड एवरीथिंग इज ट्रांजैक्शन। सो ट्रांजैक्शन सिंपली मीन एक्सचेंज ऑफ मनी, ट्रांसफर ऑफ मनी, इट कैन बी विथड्रॉल ऑफ मनी ऑल्सो। सो ऑल दिस इज ऑल अबाउट ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पर लास्ट में दो अलग अलग इशू यहाँ पर कंसिडर किए हैं, फेलियर ऑफ वेरियस काइंड। सो ड्यूरिंग ट्रांजैक्शन कई बार होता है कि जैसे हम कोई ट्रेन टिकट बुक कर रहे हैं या फिर हम मूवी की टिकट बुक कर रहे हैं, तो बिल्कुल लास्ट में पेमेंट जैसे ही करने लगते हैं तो कई बार हमारा इंटरनेट कनेक्टिविटी चली जाती है या फिर हमारा सिस्टम ऑफ हो जाता है। तो कुछ ट्रांजैक्शन के टाइम पर कुछ इस तरह के इश्यूज हमारे पास आ सकते हैं। हम ट्रांजैक्शन फेल हो सकती है बहुत सारे अलग अलग रीजंस की वजह से। And second is very interesting issue which has been referred here, that is concurrent execution of multiple transaction। तो भाई यहाँ पे तो हम सिंपल सी बात कर रहे हैं, एक ट्रांसफर से दूसरे बैंक में ट्रांसफर हो रहा है कुछ अमाउंट, लेकिन आप कुछ रियल लाइफ एप्लीकेशंस को अगर सोचोगे तो मल्टीपल ट्रांजैक्शन, एक मूवी की टिकट बुक कर रहे हैं तो एक टाइम पर इकट्ठे 50 से 100 लोग उस टिकट को एक टाइम पर बुक कर रहे होते हैं। अगर मैं ट्रेन रिजर्वेशन की बात करूं या फिर फ्लाइट रिजर्वेशन की बात करूं, तो ये नहीं है कि एक टाइम पर पहले सिर्फ एक ही पर्सन उस टिकट को बुक करेगा, जब तक वो टिकट बुक नहीं करता कोई दूसरा पर्सन बुक नहीं कर सकता। तो अगर कुछ ऐसा अगर हम रियल लाइफ सिनेरियो सोचे तो फिर ट्रेन की टिकट बुक होने में हफ्ते लग जाएंगे। तो ये कंकरेंट एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टीपल ट्रांजैक्शन, एक टाइम पर एक साथ बहुत सारे लोग इकट्ठे ट्रांजैक्शन करते हैं, तो वो ट्रांजैक्शंस इकट्ठी मैनेज कैसे होती हैं। सो ऑल दिस थिंग वी विल कंसिडर एंड वी विल सी आल्सो later on। So basic, मैंने सिर्फ definition की बात की है। Transaction is nothing set of operations which we use to perform to complete some logical unit of work। तो अगर मैं withdrawal of money की बात कर रहा हूँ तो ATM मशीन से अगर हमें money withdraw करनी है तो भी हमें कुछ sequence ऑफ स्टेप्स परफॉर्म करने पड़ेंगे। एटीएम कार्ड यूज करना पड़ेगा, पिन डालना पड़ेगा, लैंग्वेज सेलेक्ट करनी पड़ेगी, कितना अमाउंट मुझे विड्रॉ करना है, ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। सिमिलरली अगर हम बैंक ट्रांसफर की बात करें तो कुछ इस तरह का सिनेरियो जो आप लोग देख सकते हो कि पहले हम ए के अकाउंट को रीड कर रहे हैं, उसमें से मनी को हम डिडक्ट कर रहे हैं, फिर हम उसको राइट कर रहे हैं, फिर हम बी के अकाउंट को पहले देख रहे हैं, उसके बाद हम उसमें मनी को ऐड कर रहे हैं। तो ये सारे सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स हैं जो अलग अलग ट्रांजेक्शन्स के केस में हम यहाँ पर परफॉर्म करेंगे। ओके तो यहाँ पर मेनली जो बात करेंगे एसिड प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तो ट्रांजैक्शन की चार बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम एसिड प्रॉपर्टीज बोलते हैं। और एसिड में ए का मतलब एटॉमिसिटी है, सी का मतलब कंसिस्टेंसी है, आई का मतलब आइसोलेशन होता है एंड डी स्टैंड्स फॉर ड्यूरेबिलिटी। तो वन बाय वन इनको समझते हैं, इनका मीनिंग क्या है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग
और बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, इससे हमेशा क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सेम एग्जांपल इन्होंने लिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं $50 को हमने ट्रांसफर करना है अकाउंट ए से अकाउंट बी में, और यहाँ पर हमारे को डिफरेंट 6 स्टेप्स लगे। जैसा कि अभी हमने बोला कि ट्रांजेक्शन कुछ नहीं है, एक सेट ऑफ ऑपरेशन होता है किसी लॉजिकल यूनिट को वर्क को परफॉर्म करने के लिए। तो यहाँ पर जो हमारा वर्क है वो यही है कि हमें एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में $50 को ट्रांसफर करना है, और उस वर्क को कंप्लीट करने के लिए हमें ये कुछ स्टेप्स को परफॉर्म करना पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजैक्शंस व्हिच इज एटॉमिसिटी। तो एसिड प्रॉपर्टीज में ए स्टैंड्स फॉर एटॉमिसिटी। तो एटॉमिसिटी का मतलब क्या है? बड़ी सिंपल सी ये हमारी एक प्रॉपर्टी है जो सिंपल सी बात बोलती है कि या तो ट्रांजैक्शन पूरी कंप्लीट होती है या फिर वो बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं होती। ऐसा नहीं है कि अगर आपके ट्रांजैक्शन के जो स्टेप्स हैं वो 6 स्टेप्स हैं तो वो 5 स्टेप्स परफॉर्म हो जाएंगे, और अगर 6 स्टेप से पहले वो फेल हो गई तो उसके बाद वो दोबारा 6 स्टेप से ही कंटिन्यू होगी। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ एटॉमिसिटी। सो इफ द ट्रांजैक्शन फेल्स एनीवेयर आफ्टर स्टेप नंबर 3, तो अगर आप यहाँ जरा ध्यान से देखो स्टेप 3 के बाद हुआ क्या है, ए के अकाउंट से तो ₹50 निकल गए हैं या $50 जा चुके हैं, लेकिन बी के अकाउंट में ऐड होने से पहले अगर वो फेल हो जाती है तो भाई ये एक इनकंसिस्टेंट स्टेट में पहुंच जाएगा, क्योंकि एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं, हम ट्रांसफर कर रहे हैं $50 को एक अकाउंट से दूसरे में, लेकिन थर्ड स्टेप के बाद अगर कहीं भी हमारे ये ट्रांजैक्शन फेल हो गई तो एक्चुअल में होगा क्या, ए के $50 भी चले जाएंगे और बी को मिलेंगे भी नहीं। तो दिस इज वेयर एटॉमिसिटी comes into existence, and ये कहता है कि मनी विल बी लॉस्ट लीडिंग टू एन इनकंसिस्टेंट डेटाबेस। तो हमेशा ऐसा ही होना चाहिए, अगर हम $2000 ट्रांसफर कर रहे हैं तो अगर एक अकाउंट से डिडक्ट हुए हैं तो दूसरे में डेफिनेटली वो ऐड होने चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि हाँ एक्चुअल में ट्रांजैक्शन हुई है। या फिर कई बार आपको एटीएम मशीन क्या करती है कि दिखा देती है कि मनी आपने जितनी भी $10,000 आपने निकलवाने हैं तो वो एक्चुअल में निकल के नहीं आते, या फिर निकल जाते हैं आपके उस पे स्लिप पर कुछ इन्फॉर्मेशन गलत आ जाती है। तो ये कुछ स्टेट्स हैं जो इनकंसिस्टेंसी की तरफ ले जाती हैं। तो ये बड़ी सिंपल सी बात हमें बोलते हैं एटॉमिसिटी कि system should ensure that the updates of a partially executed transactions are not reflected in the database। तो जब तक मेरे सारे के सारे steps complete नहीं हो जाते ट्रांजैक्शन के, उससे पहले अगर कभी भी ट्रांजैक्शन फेल हो जाती है, चाहे वो बिल्कुल लास्ट स्टेप से पहले फेल हो जाए, तो हमेशा जो ट्रांजैक्शन है वो रोल बैक होएगी, वो रीस्टार्ट होएगी, वो हमेशा स्टेप नंबर 1 से दोबारा चलेगी। तो ट्रांजैक्शन या तो कंप्लीटली सारे के सारे स्टेप्स एग्जीक्यूट होते हैं या फिर एक भी स्टेप एग्जीक्यूट नहीं होता। दिस इज द मीनिंग ऑफ एटॉमिसिटी। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल आप ले सकते हो, आप कोई भी फॉर्म फिल कर रहे हो फॉर एनीथिंग और आपने बिल्कुल लास्ट में आकर पेमेंट पर आप पहुंच गए, और पेमेंट जब हम करते हैं तो एक मैसेज लिखा आता है कि डू नॉट प्रेस रिफ्रेश बटन और डू नॉट प्रेस बैक बटन। तो आपने अगर बाय मिस्टेक रिफ्रेश या बैक पे क्लिक कर दिया तो उसके बाद वहीं पर आपकी ट्रांजैक्शन फेल हो जाती है। उसके बाद जब आपने दोबारा से पेमेंट करनी है तो आप वहीं से स्टार्ट नहीं होते, आप बिल्कुल स्टार्टिंग से सारा प्रोसेस पेमेंट का स्टार्ट करते हो। इवन अगर आपकी एटीएम मशीन है तो अगर आपने पिन कोड डाल दिया है या बाकी सारे स्टेप्स आपने कर लिए, पिन आपने गलत डाल दिया है, तो डेफिनेटली आप जब वो ट्रांजैक्शन वहीं पर फेल हो जाएगी, और उसके बाद आप लोग जब दोबारा स्टार्ट करोगे तो डायरेक्टली पिन डालना स्टार्ट नहीं करोगे, आप सारे प्रोसेस को शुरू से स्टार्ट करोगे, आप एटीएम कार्ड को दोबारा इंसर्ट करोगे। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ एटॉमिसिटी। Either the transaction is completed at all or it is not completed at all। तो या तो ये पूरे के पूरे सारे के सारे स्टेप्स चलेंगे या फिर ये बिल्कुल भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। इन बिटवीन चाहे 100 स्टेप्स हैं हमारे, चाहे 1000 स्टेप्स हैं ट्रांजैक्शन के, अगर 999 पर जाकर भी फेल हो जाती है हमारी ट्रांजैक्शन तो ये फिर से रीस्टार्ट होगी, रिज्यूम नहीं होगी। हमेशा इसको हम ट्रांजैक्शन की लैंग्वेज में रोल बैक बोलते हैं। तो यानी कि स्टेप नंबर 1 से सारी इंस्ट्रक्शन फिर से एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगी। I hope this is very much clear। सेकेंड ड्यूरेबिलिटी में मैं लास्ट में आऊंगा बिकॉज एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस से मैं ज्यादा समझ आता है। तो एसिड प्रॉपर्टीज में सेकंड कैरेक्टर है सी। सी का मतलब है कंसिस्टेंसी। तो ये कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 4-5 लेक्चर्स में हम जो भी बात करने वाले हैं सीरियलाइजेबिलिटी की, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी की, ये सब कुछ कंसिस्टेंसी पर ही बेस्ड है। तो भाई कंसिस्टेंसी एक बड़ी सिंपल सी बात बोलती है, जो सम ऑफ अमाउंट है, जितना भी हमारा अमाउंट था ए और बी के अकाउंट के अंदर जो बैलेंस था, $1000 मैंने बोला ए के पास थे, 2000 हमारे पास बी के पास थे। तो ये कहता है भाई ट्रांजैक्शन होने से पहले
और ट्रांजैक्शन होने के बाद जो सम है मनी का वो सेम रहना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि हमारी जो डेटाबेस है वो एक कंसिस्टेंट स्टेट में है, या जो ट्रांजैक्शन मुझे एक कंसिस्टेंट स्टेट से दूसरे कंसिस्टेंट स्टेट पर ले गई। तो बड़ा ही सिंपल सा एग्जांपल है, अगर हमने $50 ट्रांसफर करने हैं, तो अगर एक अमाउंट से हमने एक उससे एग्जीक्यूट एक बैलेंस अकाउंट से हमने डिडक्ट कर लिए और दूसरे में अगर ऐड ही नहीं किए, तो हम उसको एक सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन नहीं बोलेंगे, या इन बिटवीन ट्रांजैक्शन फेल भी हो जाती है। कई बार एक अकाउंट से डिडक्ट हो जाते हैं लेकिन बी के अकाउंट में नहीं जाते, फिर बैंक एम्प्लॉयज उस ट्रांजैक्शन को रोल बैक करके दोबारा से प्रोसेस करते हैं। सो दिस इज द ओवरऑल स्टोरी। तो सिंपल सी बात बोलती है कंसिस्टेंसी कि सम ऑफ ए एंड बी इज अनचेंज्ड बाय द एग्जीक्यूशन ऑफ द ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शन होने से पहले, तो अगर मैं कह रहा हूं कि इनिशियली हमारे पास जो थे वो हमारे पास थे चलो इससे ले लेते हैं, ए एंड बी के पास $1000 ए के पास थे और बी के पास $2000 थे, और इसके बाद अगर $50 हमने डिडक्ट किए तो फाइनली जो ए के पास रह जाएंगे वो $950 यहाँ रह जाएंगे और बी के पास $2050 रह जाएंगे। तो अगर मैं सम जरा इनका चेक करूं तो इनिशियली ट्रांजैक्शन होने से पहले जो सम था मनी का वो $3000 था, और इवन अगर हम चेक करेंगे ट्रांजैक्शन होने के बाद भी वो हमें 3000 ही मिलेगा। सो दिस इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ एनी डेटाबेस ऑफ एनी ट्रांजैक्शन ऑल्सो। तो मैं इसको अभी और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बड़ी सारी हमें चीज़ें पढ़नी है आगे, तो उसमें हमारी जो सारी नेक्स्ट पॉइंट्स लिखे हैं वो कवर हो जाएंगे। और ये लास्ट में कहता है कि ट्रांजैक्शन जो है व्हेन स्टार्टिंग टू एग्जीक्यूट मस्ट सी अ कंसिस्टेंट डेटाबेस। एंड ये कहता है कि ड्यूरिंग ट्रांजैक्शन हो सकता है कि टेम्परेरीली कुछ टाइम के लिए हमारा जो डेटाबेस है वो इनकंसिस्टेंट हो जाए, डेफिनेटली होगा। जब तक हमारा अमाउंट ट्रांसफर हो रहा होगा ए से बी में, तब तक ए से डिडक्ट हो चुके होंगे लेकिन बी के अकाउंट में ऐड नहीं हुए होंगे, तो टेम्परेरीली तो इनकंसिस्टेंट हो सकता है। बट व्हेन ट्रांजैक्शन कंप्लीट सक्सेसफुली, अगर ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली कंप्लीटेड हो जाती है तो भाई डेटाबेस हमेशा कंसिस्टेंट रहना चाहिए। अगर सम जो था मनी का वो 3000 था तो वो 3000 ही रहना चाहिए उनका सम, चाहे हम फिर $50 ट्रांसफर करें एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, या फिर हम $500 को ट्रांसफर कर दें। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ कंसिस्टेंसी। आइसोलेशन के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, हमें मल्टीपल ट्रांजैक्शंस की बात करनी पड़ेगी। तो जैसे मैंने अभी आप लोगों से डिस्कस किया, बड़ा एग्जांपल देके कि ये तो हम बड़ी सिंपल से एग्जांपल्स ले रहे हैं, एक टाइम पर एक पर्सन एटीएम मशीन को यूज कर रहा है, बट रियल लाइफ एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें तो अगर हम ट्रेन टिकट्स कर रहे हैं, फ्लाइट टिकट्स को बुक कर रहे हैं, या फिर मूवी टिकट्स को बुक कर रहे हैं, तो एक टाइम पर बहुत सारे यूजर्स इकट्ठे डेटाबेस को एक्सेस करते हैं और टिकट्स भी इकट्ठी बुक करते हैं। तो सिंपल सा कहने का मीनिंग ये है कि मल्टीपल ट्रांजैक्शंस पैरेलली एक टाइम पर एक साथ एग्जिस्ट करती हैं, और आइसोलेशन का रोल तभी आता है जब हमारे पास मल्टीपल ट्रांजैक्शंस हैं। एक ट्रांजैक्शन की अगर हम बात करेंगे तो आइसोलेशन की कोई वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पर आप जरा ध्यान से देखो तो दो अलग अलग ट्रांजैक्शन है जिनको इन्होंने रिप्रेजेंट किया है T1 एंड T2 से, और उसके बाद ये कहता है कि T1 और T2 पैरेलली एग्जीक्यूट हो रही हैं, यानी कि कुछ स्टेप्स हमारे T1 के चल रहे हैं और कुछ स्टेप्स हमारे T2 के चल रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस गिवन एग्जांपल, अगर T1 के स्टेप 3 के बाद हमारा अगर T2 का ये वाला स्टेप चल जाएगा और उसके बाद फिर जो T1 के बचे हुए 3 स्टेप्स हैं अगर वो हमारे एग्जीक्यूट होंगे, तो भाई डेफिनेटली जो हमें लास्ट में आउटपुट मिलने वाली है वो हमें कुछ इनकरेक्ट आउटपुट मिलेगी, यानी कि ये जो चीज़ है हमें एक इनकंसिस्टेंट स्टेट में ले जाएगी। जो सम हमारा हम अभी बात कर रहे थे कि टोटल 3000 ही रहना चाहिए, तो वो 3000 नहीं रहेगा। सो दिस इज द प्रॉब्लम इफ वी हैव मल्टीपल ट्रांजैक्शंस एग्जीक्यूटिंग साइमल्टेनियसली, एग्जीक्यूटिंग कंकरेंटली। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर लास्ट में इसने कुछ डार्क ब्लू कलर में हमें एक वर्ड लिखा है सीरियली। तो अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में इसी को बड़ी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि जब भी हमारे पास मल्टीपल ट्रांजैक्शंस होती हैं तो हमारे पास दो अलग अलग मेथड्स हैं इन ट्रांजैक्शंस को एग्जीक्यूट करने का। एक को हम बोलते हैं पैरेलली, तो ये पैरेलली तो हो ही रही है कि सीपीयू एक टाइम पर पहले इस T1 की ये 3 इंस्ट्रक्शंस को रन कर रहा है, फिर सीपीयू स्विच हो गया T2 के पास, उसने इस पर्टिकुलर ऑपरेशन को परफॉर्म किया, फिर वापस T1 को ही एग्जीक्यूट करने लग गया। दिस इज हाउ द मल्टीपल ट्रांजैक्शंस are executed parallelly।
और एक मेथड है जो हम बोलते हैं सीरियली या सीरियल ट्रांजैक्शन। तो सीरियल ट्रांजैक्शन की एक बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, सीरियल ट्रांजैक्शंस हमेशा ही कंसिस्टेंट होती है। पैरेलल के केस में इनकंसिस्टेंसी आ सकती है। there is a possibility that parallel transactions may take our database into inconsistent state, बट अगर हम ट्रांजेक्शन्स को सीरियली रन करेंगे तो कभी भी हमारा जो डेटाबेस सिस्टम है वो इनकंसिस्टेंट स्टेट में नहीं जाता। तो सीरियली का मतलब क्या है? सीरियली बड़ी सिंपल सी बात बोलते हैं कि या तो पहले सारा T1 की इंस्ट्रक्शंस को रन करो, उसके बाद T2 की इंस्ट्रक्शंस को रन करो, या फिर पहले T2 को रन करके उसके बाद T1 की सारी इंस्ट्रक्शंस को रन करो। यानी कि पहले कोई एक ट्रांजेक्शन आप पिक कर सकते हो और उस ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करो, उसके अंदर जितने भी स्टेप्स हैं वो सारे एग्जीक्यूट होंगे। आफ्टर दैट आवर सेकंड ट्रांजेक्शन विल बी एग्जीक्यूटेड और इट विल बी स्टार्टेड। तो यहाँ पर तो दो ही एग्जांपल इन्होंने दिए हैं, तो हो सकता है यहाँ पर T3 T4 भी होता। तो उस केस में हमारे पास अलग अलग चॉइसेस थे। अगर मैं सीरियल शेड्यूल्स में बोलूंगा, आगे हम शेड्यूल्स का डिस्कशन करेंगे, तो अगर हम सीरियली उनको एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो वो डिपेंड करेगा, पहले हम T1 को चलाएं, फिर T3 को, फिर T4 को, फिर T2 को, हम किसी भी सीक्वेंस में। लेकिन मीनिंग सिर्फ यही है कि जो ट्रांजैक्शन एक बार स्टार्ट हो जाती है सीरियल के केस में, वो पहले पूरी एग्जीक्यूट होगी, उसमें चाहे जितने मर्जी स्टेप्स हो, एंड वंस ऑल द स्टेप्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन इज कंप्लीटेड, देन ओनली वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। बट पैरेलल क्या बोलती है? पैरेलल बोलती है कि अगर 4 ट्रांजैक्शन भी हैं तो पहले T1 की कुछ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो गई, फिर T2 की कुछ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो गई, फिर T4 पे चला गया CPU, फिर स्विच कर गया T3 पे। तो इस केस में हमेशा नहीं, लेकिन कुछ केसेस में प्रॉब्लम आ सकती है इन द केस ऑफ मल्टीपल ट्रांजैक्शन। तो मैं यहाँ पर अगर आप देख सकते हो, अगर हम मान के चलें कि $1000 थे एक ही अकाउंट में, तो अगर ट्रांजैक्शन T1 रन होगी तो यहाँ पर 1000 रीड हो जाएगा और 1000 में से 50 डिडक्ट हो जाएंगे, 950, और इसको हमने चेंज कर दिया है, राइट कर दिया है, तो यानी कि एक ही वैल्यू अपडेट हो गई 950। और उसके तुरंत बाद आप देख सकते हो कि जो CPU है वो स्विच हो गया, यानी कि पहले ये T2 की इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होंगी, तो यहाँ से जो T2 रीड करने वाला है वो A की वैल्यू को 950 रीड करने वाला है और B की वैल्यू को ये रीड करेगा 2000। और आप देखोगे जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे इनके सम को, तो ये हमारा 2950 आ जाएगा इंस्टेड ऑफ 3000। तो कुछ इस तरह की इनकंसिस्टेंसी हमारे पास आइसोलेशन के केस में आ सकती है। तो आइसोलेशन का एक्चुअल मीनिंग यहाँ पर गिवन नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। आइसोलेशन का मतलब सेपरेशन होता है। तो सिंपल सी बात आइसोलेशन प्रॉपर्टी बोलती है कि भाई डेफिनेटली हम रियल लाइफ में बहुत सारी मल्टीपल पैरेलल एग्जीक्यूशंस करते हैं ट्रांजैक्शन का। तो आइसोलेशन प्रॉपर्टी ये बोलती है कि भाई जब भी पैरेलल एग्जीक्यूशन हो रहा है, मल्टीपल ट्रांजैक्शंस रन कर रही हैं, तो एक ट्रांजैक्शन दूसरे के रिजल्ट पर या दूसरे को इफेक्ट नहीं करेगी। चाहे एक टाइम पर 10 इकट्ठी ट्रांजैक्शंस एग्जीक्यूट होती हो, 10 ट्रांजैक्शंस रन हो रही हो, सब अपना अपना काम करेंगे, अपने अपनी इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करेंगी और एक ट्रांजैक्शन का दूसरी ट्रांजैक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो उसका एक पॉसिबल सॉल्यूशन यही है कि अगर हमारे पास गिवन भी है कुछ पैरेलल शेड्यूल, तो उसको हम देखेंगे कि हम उसको सीरियल में पहले कैसे कन्वर्ट करेंगे। बिकॉज सीरियल, अगर हम सीरियल में रन कर रहे हैं तो डेफिनेटली गारंटीड है कि कंसिस्टेंसी रहेगी। पैरेलल के केस में कंसिस्टेंसी मे और मे नॉट एग्जिस्ट, सो दैट इज द मेन केस। तो आइसोलेशन अगर हमें अचीव करनी है तो उसका जो बेस्ट मेथड है वो यही है कि हम सीरियली ट्रांजैक्शंस को रन करें। तो वो कैसे कन्वर्ट करते हैं किसी भी पैरेलल शेड्यूल को एक सीरियल शेड्यूल में, दैट वी विल सी। एंड लास्ट में इसने ये बात भी लिख दी है बड़ी इंपॉर्टेंट कि भाई मल्टीपल ट्रांजैक्शंस करना भी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी जगह पर अगर हम सीरियल शेड्यूल बनाने लग जाएंगे, सीरियली अगर ट्रांजैक्शंस को एग्जीक्यूट करने लग जाएंगे, तो उस केस में भी बहुत सिस्टम हमारा स्लो हो जाएगा। तो आप सोच सकते हो कि अगर एक मूवी टिकट को भी अगर हम बुक कर रहे हैं जहाँ पर 50 सीट्स हैं, तो अगर हम कोई मूवी टिकट भी बुक करते हैं जहाँ पर 50 सीट्स हैं, तो अगर हम कहें कि जब तक एक पर्सन एक टिकट को बुक नहीं कर लेता, जैसे उसने लॉगिन किया अपने अकाउंट से, तो भी डेफिनेटली 50 सीट्स को बुक होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर यही काम
एक टाइम पर जितने मर्जी यूजर्स 50 यूजर्स एक साथ भी सीट बुक कर सकते हैं, तो डेफिनेटली विद इन अ फ्यू सेकंड्स दिस पर्टिकुलर टास्क विल बी कंप्लीटेड। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ आइसोलेशन। तो आइसोलेशन का सिंपल सा मीनिंग तभी यूज होगा जब हमारे पास मल्टीपल ट्रांजेक्शंस हैं, और ये सिंपल सी बात अगर मैं बोलूँ तो ये यही बोलती है कि एक ट्रांजेक्शन के जो स्टेप्स हैं वो दूसरे को इफेक्ट नहीं करने चाहिए। चाहे एक साथ हमारी 5 ट्रांजेक्शन रन हो रही हो, सब अपने अपने स्टेप्स को एग्जीक्यूट करते रहे और फाइनल रिजल्ट हमें कंसिस्टेंट डेटाबेस ही मिलना चाहिए। और लास्ट में ड्यूरेबिलिटी है, जो एसेट प्रॉपर्टी। हाँ बोलो। So these two transactions are dependent on each other? नहीं, ये ट्रांजेक्शन डिपेंडेंट भी हो सकती है, इंडिपेंडेंट भी हो सकती है। तो सर लाइक अगर मेरे अकाउंट में कुछ चल रहा है और अगर किसी और के अकाउंट में किसी और के अकाउंट में पैसे ऐड हो रहे हैं, तो वो कैसे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा? वो कैसे सेकंड। प्रॉब्लम क्रिएट, हाँ लेकिन प्रॉब्लम उसी केस में होगी अगर वो कनेक्टेड होंगी। तो मैंने आपको ये बताया कि ये दोनों ट्रांजेक्शंस कनेक्टेड हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो अगर कनेक्टेड है, इन दैट केस ओनली इश्यूज मे अराइज, लेकिन अगर दोनों में कोई कनेक्शन ही नहीं है फिर तो डेफिनेटली दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ओके सर। क्लियर? तो वो डिपेंड करेगा कि कौन सा केस है। ओके, लास्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, ड्यूरेबिलिटी। तो ड्यूरेबिलिटी यही बोलती है भाई, एक बार अगर चेंजेस हो गए डेटाबेस में परमानेंटली, उसके बाद चाहे फेलियर हो जाए या कुछ भी हो जाए, हार्डवेयर फेलियर हो जाए, सॉफ्टवेयर फेलियर हो जाए, तो ये चेंजेस हमेशा परमानेंट रहेंगे हमारे डेटाबेस में। उसके बाद जब तक हम खुद अपडेशन नहीं करते ट्रांजेक्शंस कोई भी परफॉर्म करके, तब तक ये चेंजेस में कोई और अपडेशन नहीं होनी चाहिए। सो वंस द यूजर हैज बीन नोटिफाइड दैट द ट्रांजैक्शन हैज कंप्लीटेड, तो अगर आपने एटीएम से मनी विड्रॉ करी और आपको एक स्लिप मिल गई कि आपकी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गई है, आपको 10,000 रुपए मिल गए हैं, तो आपके अकाउंट में डेफिनेटली 10,000 रुपए माइनस हो जाएंगे, वो बैलेंस भी आपको मिल जाएगा। तो वो चेंजेस हमेशा परमानेंट होते हैं जब तक आप फर्दर विड्रॉ या मनी अपने अकाउंट में ऐड नहीं कर रहे। दिस इज द मीनिंग ऑफ ड्यूरेबिलिटी। सो दीज आर द 4 डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एनी ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पर इन्होंने वन बाय वन इसको बताया है, तो वही ट्रांजेक्शन की डेफिनेशन है, उसको मैं ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा। तो एटोमिसिटी पहली प्रॉपर्टी है, विच सेज आइदर ऑल द ऑपरेशंस ऑफ द ट्रांजेक्शंस आर प्रॉपर्ली रिफ्लेक्टेड इन द डेटाबेस और नन। या तो सारे के सारे स्टेप्स चलेंगे या एक भी नहीं चलेगा। इन बिटवीन कभी भी ट्रांजेक्शन फेल हो जाती है तो रोल बैक होगा, हमेशा स्टार्टिंग से रीस्टार्ट होगी, स्टेप नंबर 1 से एग्जीक्यूट होगी। कंसिस्टेंसी सिंपली सेज एग्जीक्यूशन ऑफ अ ट्रांजैक्शन इन आइसोलेशन प्रिजर्व्स द कंसिस्टेंसी ऑफ द डेटाबेस। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम सीरियल शेड्यूल चलाएंगे तो डेफिनेटली हमें कंसिस्टेंसी मिल जाएगी। सिंपल सा मीनिंग मैंने आपको बता दिया कि डेटाबेस में ट्रांजैक्शन स्टार्ट होने से पहले और ट्रांजैक्शन स्टार्ट होने के बाद हमें हमेशा कंसिस्टेंट स्टेट मिलनी चाहिए। सम ऑफ द अमाउंट है वो हमेशा सेम रहना चाहिए। आइसोलेशन में हमेशा मल्टीपल ट्रांजैक्शंस की हम बात करेंगे, तो ये यही बात सिंपल सी यहाँ बोल रहे हैं कि डेफिनेटली हम एक टाइम पर बहुत सारी ट्रांजैक्शंस को इकट्ठे एग्जीक्यूट करते हैं। और आइसोलेशन का यही मतलब है कि एक ट्रांजैक्शन को नहीं पता होना चाहिए कि और उसी टाइम पर बहुत सारी और ट्रांजैक्शंस भी हो रही है। हर ट्रांजैक्शन अपना अपना टास्क परफॉर्म करते रहे और एक ट्रांजैक्शन का जो रिजल्ट है या उसकी जो एग्जीक्यूशन है वो दूसरे को इफेक्ट नहीं करनी चाहिए। एंड लास्ट प्रॉपर्टी इज ड्यूरेबिलिटी, विच सेज once the transaction completes successfully, the changes it has made to the database persist even if there are system failure। तो एक बार अगर ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई, डेटाबेस में परमानेंट चेंजेस हो गए, उसके बाद जितने मर्जी फेलियर्स हो जाए, हार्डवेयर फेलियर हो, सॉफ्टवेयर फेलियर हो, तो वहां पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। चेंजेस हमेशा के लिए स्टोर होंगे जब तक हम उसको फर्दर खुद अपडेट ना करें। मूविंग ऑन टू द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे। तो भाई ट्रांजैक्शन स्टेट हमें पता होनी चाहिए। ये 5 हमारी ट्रांजैक्शन स्टेट है। ट्रांजैक्शन एक टाइम पर इनमें से किसी ना किसी स्टेट पर रहेगी, या तो वो एक्टिव होगी, या वो पार्शियली कमिटेड होगी, या वो फेल्ड हो जाएगी, या वो अबॉर्टेड होगी, या वो कमिटेड होगी। तो ये क्या है 5 स्टेप्स, इनका मीनिंग हम यहाँ से सीख लेते हैं। तो इस डायग्राम की हेल्प से बड़ी इजीली हमें यहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि हम क्या एग्जैक्टली करना चाहते हैं। तो जब भी हमारी कोई ट्रांजैक्शन स्टार्ट होती है तो वो हमेशा सबसे पहले एक्टिव स्टेट में जाएगी। तो अगर हम मनी विड्रॉ कर रहे हैं फ्रॉम एटीएम मशीन, तो दैट पर्टिकुलर टाइम जो हमारी ट्रांजैक्शन है वो एक्टिव है। और उसी तरह अगर हम कोई अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं यूजिंग नेट बैंकिंग और यूजिंग एनी अदर सोर्स, सो एट दैट पर्टिकुलर टाइम दिस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन इज एक्टिव।
तो एक्टिव होने के बाद दो अलग अलग पॉसिबिलिटीज हैं, या तो वो पार्शियली कमिटेड हो जाएगी या फिर वो फेल हो जाएगी। तो जैसे अभी मैंने डिस्कस किया कि फेल हो सकती है बहुत सारे डिफरेंट रीजन से। आप पेमेंट करने लगे, उसी टाइम आपका इंटरनेट कनेक्शन चला गया, आपका सिस्टम ऑफ हो गया, आपके लैपटॉप की बैटरी नहीं थी तो आपका सिस्टम ऑफ हो गया, तो वो ट्रांजेक्शन इन बिटवीन ड्यू टू एनी रीजन इट फेल्ड। तो ये तो सिंपल सा केस है। पार्शियली कमिटेड क्या है, कमिटेड क्या है, ये यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट दो चीजें हैं, तो ये हम सीखते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पर सिंपल से एग्जांपल्स यहाँ लेकर चल रहे हैं कि अगर मुझे अमाउंट ट्रांसफर करना है ए से बी के अकाउंट में, तो हम यहाँ पर $50 के लिए कुछ ये 6 हमारे जो स्टेप्स हैं ये चलेंगे। तो भाई ये जो सारा काम हमारा होता है, ये हमारा सारा काम होता है रैम के अंदर, यानी कि जो भी ट्रांजेक्शन स्टार्टिंग में होती हैं ये हमारी रैम के अंदर होती हैं। और इसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक ऑपरेशन आता है जिसको हम बोलते हैं कमिट। तो अगर कमिट जब तक ट्रांजैक्शन नहीं हुई है तब तक हम उस ट्रांजैक्शन को बोलते हैं पार्शियली कमिटेड। तो ये कमिट हमें गारंटी देता है कि एक्चुअल जो डेटाबेस में चेंजेस हैं, हार्ड डिस्क में जो चेंजेस हैं वो परफॉर्म हो गए। तो अगर मेरे पास यहाँ पर टोटल n स्टेप्स थे, n इंस्ट्रक्शंस थी किसी भी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की, तो ये n-1 तक जितना भी काम हमारा होता है ये हमारा टेम्परेरी किसी रैम में या बफर में हम बोल सकते हैं। लेकिन जब तक हमने कमिट नहीं किया उस ट्रांजैक्शन को, और यहाँ पर भी अगर 6th स्टेप पे भी हमारी ट्रांजैक्शन फेल हो जाती है, तो भाई डेटाबेस में परमानेंट चेंजेस नहीं हुए हैं। ये वाला जो सारा काम हमारा एक्चुअल में होता है ये लोकल बफर में या रैम में होता है। तो अगर 6th स्टेप पर भी फेल हो जाएगी ट्रांजैक्शन, तो हम फिर से रोल बैक करके स्टेप नंबर 1 पर जाएंगे। लेकिन 6th स्टेप के बाद एक बार अगर कमिट हो गई ट्रांजैक्शन, देन डेफिनेटली उसके बाद ट्रांजैक्शन कभी भी फेल नहीं हो सकती, बिकॉज कमिट का मतलब ही यही है कि परमानेंट चेंजेस हैव बीन मेड इनटू द डेटाबेस। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट बात है जो हमें पता होनी चाहिए, जो यहाँ पर यूज होने वाली है। तो जब ये एक्टिव है तो इसका सिंपल सा मीनिंग है कि जो हमारा ओवरऑल सारा डेटा था, इंस्ट्रक्शंस थी, ये हमारी रैम के अंदर या किसी लोकल बफर के अंदर आ गई है जो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो गई। पार्शियली कमिटेड का मतलब यही है कि अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया उसमें 6 स्टेप्स थे, तो वहां तक वो एग्जीक्यूट हो गई है। रैम के अंदर जितने भी हमने चेंजेस करने थे, ए की वैल्यू 50 लेस हो गई है, बी की वैल्यू 50 इंक्रीज हो गई है, तो वो सारा काम हमारा लोकल बफर के अंदर, रैम के अंदर तो हो गया है। उसके बाद हमें चेंजेस परमानेंट करने हैं अपनी हार्ड डिस्क के अंदर, अपना डेटाबेस हमारा ओरिजिनली जहां पर स्टोर होगा। तो जब हम इसको कमिट कर देंगे तो डेफिनेटली उसके बाद ट्रांजैक्शन कभी भी फेल नहीं हो सकती। कमिट करने के बाद हमें कभी भी रोल बैक नहीं करना पड़ता, ठीक है। उसके बाद कमिट होने के बाद यहाँ पर एक टर्मिनेशन का भी आपको बड़ी सारी बुक्स में मिल जाएगा कि ट्रांजैक्शन हमारी कंप्लीट हो जाती है या फिनिश हो जाती है। तो एक तो ये सिंपल सा वे है कि अगर बिल्कुल नॉर्मल ट्रांजैक्शन चलेगी तो एक्टिव हुई, स्टार्ट होने के बाद उसके सारे स्टेप्स परफॉर्म हुए, लास्ट में वो पार्शियली कमिटेड हो गई, और पार्शियली कमिटेड होने के बाद फाइनली लास्ट में कमिट स्टेटमेंट की हेल्प से कमिट हो गई। कमिट मींस डेटाबेस में परमानेंट चेंजेस हो गई हैं, अब ट्रांजैक्शन फेल नहीं हो सकती, अब हमें कभी भी रोल बैक या रीस्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप जरा ध्यान से देखोगे तो पार्शियली कमिटेड से हम फेल्ड पर जा सकते हैं, यानी कि ये भी पॉसिबल है कि इवन लास्ट स्टेप पर पहुंचने के बाद भी ट्रांजैक्शन फेल हो जाए। कब? कमिट होने से पहले। तो कमिट होने से पहले ट्रांजैक्शन कभी भी फेल हो सकती है। तो अगर हम इवन n-1 स्टेप पर भी हैं, जब तक हमें कमिट नहीं किया है तब तक भी हमारी ट्रांजैक्शन के फेल होने के चांसेस हैं, या हम फेल उसको किसी भी रीजन से कह सकते हैं कि वो फेल हो गई है। तो जैसे ही वो फेल हो जाएगी उसके बाद हम उसको अबॉर्ट करेंगे। तो अबॉर्ट में हम या तो उस ट्रांजैक्शन को किल कर देंगे, यानी कि हम परफॉर्म ही नहीं करेंगे उस टाइम पे, उसको बाद में करेंगे, या फिर हम इसको यहाँ पर दोबारा से रीस्टार्ट करके स्टार्टिंग से एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये एक्टिव डायरेक्टली हमारी इन बिटवीन कहीं अगर फेल हो जाए तो ये हमारी डायरेक्टली एक्टिव से फेल पर भी जा सकती है। पार्शियली कमिटेड होने के बाद सारे स्टेप्स हो गए, सिर्फ एक कमिट होनी रह गई थी, पार्शियली कमिट हो गई थी, रैम में सारे चेंजेस हो गए थे, हार्ड डिस्क में नहीं हुए, तब भी फेल हो सकती है। और फेल होने के बाद या तो हम उस ट्रांजैक्शन को किल कर देते हैं और या फिर हम उसको दोबारा से रीस्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ से भी हम यहाँ तक पहुँचते हैं। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग सा सिनेरियो आप देख सकते हो, भाई यहाँ से यहाँ पर कोई एरो नहीं है और कभी भी नहीं आएगा।
एक बार ट्रांजेक्शन कमिट हो गई तो उसके बाद वो कभी भी फेल भी नहीं हो सकती और हमें उसको रीस्टार्ट करने की या अबॉर्ट करने की, किल करने की भी नीड नहीं है. सो दिस इज व्हाट इट सेज एंड जस्ट आई एम एक्सप्लेनिंग दिस 5 points and after that we will finish today's lecture. So active state, the initial state of any transaction. जब भी कोई ट्रांजेक्शन स्टार्ट हुई तो बेसिकली हमने रैम के अंदर प्रोसेस करना स्टार्ट किया, जितने भी हमारे वैल्यूज चेंज करनी थी ए बी वेरिएबल की रीड राइट ऑपरेशंस की हेल्प से, वो हम यहाँ पर करेंगे. एंड ट्रांजेक्शन स्टेज इन दिस पर्टिकुलर स्टेट व्हाइल इट इज एग्जीक्यूटिंग. तो जब तक ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हो रही है, रन हो रही है, तो वो एक्टिव स्टेट में है. पार्शियली कमिटेड क्या बोलता है? आफ्टर द फाइनल स्टेटमेंट हैज बीन एग्जीक्यूटेड. तो एग्जांपल में हमारे पास 6 स्टेप्स थे, तो जैसे ही वो 6 के 6 स्टेप्स सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएंगे तब हम उसको पार्शियली कमिटेड बोलेंगे. फुली कमिटेड तब बोलेंगे जब हमारे पास परमानेंट डेटाबेस के अंदर चेंजेस हो जाएंगे. सो दिस इज द लास्ट स्टेप जहां पर आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रांजैक्शन, कमिट होने के बाद कभी भी फेल नहीं हो सकती ट्रांजैक्शन, हमें रोल बैक या रीस्टार्ट की नीड नहीं पड़ती. फेल्ड हमारी एक्टिव से भी फेल्ड में जा सकती है और इवन पार्शियली कमिटेड होने के बाद भी ट्रांजैक्शन फेल हो सकती है. सो आफ्टर द डिस्कवरी दैट नॉर्मल एग्जीक्यूशन कैन नो लॉन्गर प्रोसीड. सो फेलियर के बड़े सारे अलग अलग रीजन हो सकते हैं. सो इट कैन बी नेटवर्क फेलियर, इट कैन बी पावर सप्लाई और इट कैन बी एनी अदर रीजन. एंड दिस अबॉर्टेड में आप देख सकते हो भाई 2 अलग अलग कैटेगरीज है, तो मैंने अभी दोनों डिस्कस की थी. After the transaction has been rolled back and the database restored to its state prior to the start of the transaction, there are 2 possibilities. तो हमेशा हम abort पे कब जाएंगे? failure के बाद जाएंगे. जब भी transaction fail हो जाएगी उसके बाद aborted वाली state आएगी. यहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम transaction को kill कर दें कि हम परफॉर्म ही नहीं करना चाहते, या फिर हम उसको रीस्टार्ट करके बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टेप नंबर 1 से हम इसको स्टार्ट करेंगे. तो यही दोनों पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन है. आइदर वी कैन किल द ट्रांजैक्शन, वी won't perform it later on, or we can restart the transaction, and restarting is possible if there isn't any other specific kind of error कि अब हमारे पास सारे resources available हैं जिसमें ये जो transaction है वो normally execute हो जाएगी. So I hope this is very much clear to all of you, and whatever is left regarding this that we will discuss in the next lecture. हम schedules की बात करेंगे, हम serializability की बात करेंगे. तो बड़ी important and interesting ये transactions के concept है. So this is all for today, and if anyone having any query, please feel free to ask.